हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी हमारा टॉपिक्स होगा जो ट्रिक्स फॉर ऑक्जी एसिड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉन मेटल। ओके, जो नॉन मेटल आपके ऑक्जी एसिड से बनाते हैं उसका जो वेरियस स्ट्रक्चर्स होता है उसमें कौन सा आपका बॉन्ड हो सकता है, उसके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं। ओके, और ख़ास बात है कि उसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन हो या रिड्यूसिंग हाइड्रोजन हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसे हम कैसे पहुंचाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन कि 99% ऑफ स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर ड्राइंग में प्रॉब्लम्स होती है। आई नो इट, दैट्स व्हाई आई हैव पुट लॉट्स ऑफ ट्रिक्स। ओके, एंड यू विल ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स वेरी इजीली। एंड चलो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों जो बच्चे फॉस्फोरस का नहीं देखे होंगे, जो मेरा प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने ऑक्जी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बताया है और काफ़ी इजीली बताया है, बहुत ही अच्छे से लॉट्स ऑफ ट्रिक्स बताया है। डेफिनेटली उस वीडियोस को भी देख लो। एंड अभी जो है हमारे पास जो अभी हमारा टॉपिक चलेगा वो अदर देन फॉस्फोरस। ओके, ठीक है। चलो भाई, ये ऑक्जी एसिड्स होता क्या है? ऑक्जी एसिड्स सिंपली जब नॉन मेटल होता है, ओके, पहले हम समझते हैं ऑक्जी एसिड्स क्या है। जो नॉन मेटल के साथ अगर आपका कोई भी ऑक्सीजन लिंक्ड है और उस ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन लिंक्ड है, ओके, इस टाइप से अगर कुछ ये चल रहा है कुछ सिस्टम में, दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑक्जी एसिड्स। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारा आपके पास कंपाउंड है ना, जैसे यहीं पर देख लो BOH H3BO3 बोरिक एसिड, यहाँ पर देखो OH है ना, और बोरोन जो है ऑक्सीजन से लिंक्ड है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लिंक्ड है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपका ऑक्जी एसिड्स है। चलो भाई, अब प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फॉस्फोरस का जो वेरियस टाइप्स के ट्रिक्स देखे थे। जैसे हम लोगों ने देखा था, केवल हम लोग इसको देखें, इसके सारे हम लोगों ने ढेर सारा कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, उसमें से कुछ यहाँ पर है। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर भी फोकस करने का देखा था। देखो बच्चों, जिस तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड है, जब फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है तो फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और जब उससे एक ऑक्सीजन कम हो और उसके कारण फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है, यानी कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ना यहाँ की तुलना में, तो उसे क्या कह दिए? फॉस्फोरस एसिड। ओके, इससे अगर एक ऑक्सीजन और कम हो जाता है हम लोग हाइपो जो है लगाते हैं। जब आपका दो फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होता है और आप हीट कर देते हो तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ओके बच्चों, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो और अगर आप हीट सप्लाई किए हो तो वहां से पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। यहाँ जो बच्चों आप देख रहे हो, पायरो स्टैंड्स फॉर हीटिंग। ओके, पायरो का मतलब ही यही होता है, तो इसे हम लोग क्या कह दिए? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब जब इस ऑक्सीजन को निकाल लिए तो भाई अब तक हम लोगों ने फॉस्फोरस से हाइपो तो बना लिया था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से तो नहीं बनाया था। इसी ऑक्सीजन को जब आप निकालिए सिंपली तो आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है। बच्चों ये मैंने एक बार रिवाइंड करा दिया फॉस्फोरिक एसिड, बट आप लोग वो वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक्स आपके लिए रखे हैं, आपको वो बहुत ही हेल्प करेंगे। चलो बच्चों, सेकेंड ट्रिक्स क्या है? बार बार आपका हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है ऑक्जी एसिड्स को लेकर। सिंपल ट्रिक्स है, जितने भी आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो ऑक्जी एसिड्स बनाते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन एवरी टाइम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। व्हाट डज इट मीन? कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन बनाते हैं ऑक्जी एसिड्स सेकेंड पीरियड के, इसके जो भी होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन उसके sp2 होते हैं। थर्ड, अब क्या है बच्चों? ऑक्जी एसिड्स, हाँ, यहाँ पर फॉस्फोरस में आपने देखा जैसे हम लोगों ने ऑक्जी एसिड्स का थोड़ा सा देखा था कि NM के साथ अगर OH हो तो वो ऑक्जी एसिड्स है। फॉस्फोरस के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O भी होता है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब एकदम सेम चलता है। और ये फॉस्फोरस आपका आता है थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में कौन कौन सा बनाता है बच्चों? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये ऑक्जी एसिड्स बनाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एवरी टाइम आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, केवल अगर थर्ड पीरियड का ऑक्जी एसिड्स आपने देखा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, यू कैन डायरेक्टली राइट sp3 इज योर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, चलो अब हम लोग देखें, जैसे
यहाँ पर बोरोन देखें, बोरोन का जो है इसका जो ऑक्सी एसिड्स आता है बच्चों वो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला देख लो H3BO3। सिंपली हम लोग कभी कभी इसको BOH का होल 3 करके भी लिखते हैं, तो वहीं से ये कंपाउंड का आया है। ओके, ये एक मोनोबेसिक एसिड होता है, याद रखेंगे आप लोग। ये क्या होता है बच्चों, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। भले ही यहाँ पर आपको 3 एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये मोनोबेसिक एसिड्स होता है। इसका नॉर्मली अगर आप रिएक्शन भी कराते हो ना बच्चों, तो क्या होता है कि यहाँ पर BOH का होल 3 ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेगा, और यहाँ पर सिंपली आपका क्या बन जाता है H3, यहाँ पर ये निकल जाएगा जो वाटर के मॉलिक्यूल में, और प्लस यहाँ पर BOH का होल 4 माइनस। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मोनोबेसिक एसिड। ओके, मोनोबेसिक एसिड। तो बच्चों ये आपका सिंपली आप याद रखेंगे मोनोबेसिक एसिड्स होता है। ओके, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं। अब दूसरा ऑक्सी एसिड्स हम लोग लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। यहाँ आप केयर करोगे जितने हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और वो उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन से यहाँ पर OH बॉन्ड बनाएगा, और जो रेस्ट ऑक्सीजन बच जाता है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नॉन मेटल, ठीक है, डबल बॉन्ड। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद डबल बॉन्ड। ओके, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब C जो है दिख रहा है, ऐसा हो जाता है। ये आपका कार्बोनिक एसिड का एवरी टाइम स्ट्रक्चर इस तरह होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि 2 OH जो है ये डाइबेसिक होता है नेचर का, यानी कि 2 यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट आपका जो नाइट्रोजन आता है HNO2 और HNO3 आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है भाई, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3। यहाँ बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले आप फिर से अगेन यही ट्रिक्स लगाएंगे नॉन मेटल के साथ। OH आपने ड्रॉ कर लिया, जो रेस्ट जो ऑक्सीजन बचता है इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन विद डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब आओ आप HNO3 में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, फिर आप एक बार OH को ड्रॉ कर दो। OH ये जो रेस्ट ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से आपने जब कनेक्ट किया तो यहाँ देख रहे हो कि 3 बॉन्ड है। यू नो फ्रॉम ऑक्टेट रूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट का जो रूल होता है, नाइट्रोजन तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करता नहीं है, ये केवल ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ये 3 बॉन्ड से तो ज़्यादा बना नहीं सकता है, बट आपके पास तीसरा ऑक्सीजन भी है। ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ आप कैसे कनेक्ट हो? यू नो वेरी वेल कि नाइट्रोजन हैज 1 lone pair of electrons and this lone pair is being used to connect this oxygen by coordinate bond. Okay, by coordinate bond this lone pair of electrons is being connected, okay, with oxygen. तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। तो ये आपका सारा चीज क्या था, आपने यहाँ पर देखा कि सेकंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या हुआ, 3 था, तीनों किस तरह से बनाया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, मूव करते हैं थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट में, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, जिसमें बच्चों ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ सेपरेटली। अभी मैं ये और ये देखूंगा। सिलिकॉन के साथ बच्चों सिंपल है H4SiO4, ये आपका सिलिकॉन का ऑक्सी एसिड्स होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि जितना ऑक्सीजन है उतना ही हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इसके 4 OH होने वाले हैं, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ सिलिकॉन होगा, जिसके टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ कर लेने हैं, बस टेट्राहाइड्रल। ओके, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स इस तरह से हो जाता है। तो यू हैव सीन कि यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली ड्रॉ किया है ना, किस तरह से पहला H जो है दूसरे O के साथ OH के फॉर्म में एक बार अटैच करेगा, जो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के केस में, HNO3 के केस में इसलिए अलग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि नाइट्रोजन कांट एक्सटेंड इट्स 3 बॉन्ड कैपेसिटी। ओके, चलो तो अब हम लोग देखें दूसरा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों क्लोरीन का। ओके,
क्लोरीन में क्या होता है बच्चों की, क्लोरीन में बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे, क्लोरीन में 4 परतें आ रहे हैं हम लोग, ध्यान से यहाँ पर HClO4, इसके स्ट्रक्चर पहले हम लोग लिख लेते हैं, HClO3, HClO2 और HCl। अगर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करें तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका +7, इसका +3 और इसका +1। तो जो +5 जिस तरह से फॉस्फोरिक एसिड में हम लोगों ने देखा था फॉस्फोरस का मैक्सिमम 5 था, वहां इक कर दिए थे। अगेन हम लोग यहाँ भी वही करने आ रहे हैं, क्या करेंगे, इसको क्लोरिक एसिड है ना, क्लोरिक एसिड, और इसको कर देंगे तब पर क्लोरिक, ध्यान से यहाँ पर क्लोरिक एसिड, और इसको कर देते हैं जब एक ऑक्सीजन कम हो गया तो इसको कर देते हैं क्लोरस एसिड। ओके, इसको हाइपोक्लोरस एसिड। जब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप अगेन वही चीज करना है, एक OH तो आपने ड्रॉ कर दिया, एक OH आपने ड्रॉ कर दिया, जितने हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से अटैच हो गया, बाकी सारा आप डबल बॉन्ड से लिंक कर दो, है ना। इस पर आओ, अगेन वही चीज OH अगेन, या फिर यहाँ ही कर दो भाई, ठीक है, बस बहुत सिंपल होता है। अगेन ये OH, ठीक है, यहां पर आओ तो यहां पर एक ही है, बस सिरा है। नाउ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अमंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, आप देखोगे कि यहाँ पर ज्यादा क्लोरीन है तो आप देखकर सिरा मार दोगे, यही वाला ऑर्डर है ना, यही बोल दोगे कि भाई सबसे ज्यादा ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, होता क्या है कि इसका जब आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ इस टाइप से, है ना। तो होता क्या है बच्चों की, इसी तरह से यहाँ भी वही चीज करोगे, इसी तरह से यहाँ भी आप करोगे। मैं यहाँ पर अभी क्या डिस्कस कर रहा हूँ, किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपका डीलोकलाइज्ड कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ज्यादा बनेंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपका सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ड्यू टू दिस यहाँ पर आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ड्यू टू दिस ये आपका सब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो है नहीं। आप जानते हो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिस्टम को वहां से तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। और ये भी जानते हो जिसके पास ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जो इक्विवेलेंट नेचर का भी है, ये सबसे ज्यादा इसके पास है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। व्हाट डज इट मीन कि ड्यू टू मच मोर स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चूंकि ज्यादा है, इसका ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, ये ऑक्सीजन जल्दी निकल नहीं पाएगा। ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा इसका, अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, तो सबसे इजीली ये ऑक्सीजन निकल सकता है, फिर ये, और सबसे मुश्किल होगा ये, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जो इक्विवेलेंट इन नेचर भी है। तो हम लोग आराम से इसका ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है उसका ऑर्डर ये निकाल लेते हैं। ओके, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लोरीन का था। ओके, चलो भाई अब सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर का जो रहता है आपका ऑक्सी एसिड्स, सल्फर में आप सभी बच्चे ये तो जान रहे हो
H2SO3, ओके, और H2SO4। बस इसी दोनों से मैं आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ बताता हूँ। देखो बच्चों, इसका क्या होता है, अगेन जो मैं आपको बताया था कि भाई OH करके ड्रॉ कर दो, जितने हाइड्रोजन है और उतने ऑक्सीजन के साथ OH करके अटैच कर दो, जो ज़्यादा हो गया उसको डबल बॉन्ड मार दो। अगेन वही चीज़ करो, ठीक है, वही चीज़ आपने कर दिया। यहाँ पर जितने OH है उतना डाल दिया, रेस्ट आपका डबल बॉन्ड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और इसका मैक्सिमम +6। दैट्स वाई ये क्या कहलाया, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरस एसिड। अब इस दोनों से हम कैसे ड्रॉ करें सारा का सारा स्ट्रक्चर। होता क्या है बच्चों, ये ऑक्सीजन को एक बार आप निकाल दो और यहाँ इसको डिस्प्लेस कर दो सल्फर से, ओके, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ध्यान से यहाँ पर, जब ये सल्फर से अटैच हो जाता है, जब भी सल्फर ऑक्सीजन को अटैच करता है, वहाँ एक ट्रिक्स जान लो, जब भी सल्फर ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है वहाँ एक टर्म आता है थायो, ओके। दैट्स वाई अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ध्यान से यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये थायो सल्फ्यूरिक, बस आपको थायो लगा देना है, ओके। और इसका फॉर्मूला आप देख ही रहे हो भाई, H2SO3, है ना, बहुत आसान। जब भी ऑक्सीजन रिप्लेस होगा आराम से आप थायो लगा दो। चलो ये हो गया। इसके साथ अब अगर क्वेश्चंस में ये आया हुआ है, नीट और IIT JEE के स्क्रीनिंग जो पहले हुआ करता था और मेंस दोनों बार आया हुआ है कि किसी कंपाउंड में सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड है, तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। नीट और IIT दोनों में ये आ चुका है, पहले AIEEE होता था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बच्चों चलो इसी से हम दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर आप 2 मोल ले लो, ओके, 2 मोल आपने ले लिया, ओके, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना, 2 मोल। होता क्या है कि जब ये वाटर को निकालो आप, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था फास्फोरस के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मान लिया जाए कि निकल गया, ओके, वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका यहाँ पर निकल रहा है। जब वाटर मॉलिक्यूल क्यों निकलेगा भाई, क्योंकि हमने हीट किया होगा। हीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पायरो, ओके, तो इसको हम लोग कह देंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जब वाटर निकलता है, क्यों, क्योंकि आपने हीट किया, और हीट को आपका दूसरा मीनिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग पायरो भी कहते हैं, यानी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बच्चों, ध्यान से यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर जब वाटर निकल गया, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ये इससे जाके भी ये सल्फर से आके अटैच कर गया, ये सल्फर यहाँ पर ऐसे, ध्यान से यहाँ पर, बस हो गया, ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स इसमें देखें। अगर ये जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर से हटा देते हैं, ये ऑक्सीजन को हटा देते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पायरोफॉस्फोरिक एसिड को प्रीवियस वीडियो में हटा दिया था, तो हमें क्या दिया था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ देखते हैं भी हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिंक्ड अगर हम लोग एक बार और करें इसको, एक चीज और देख लें, यही सल्फ्यूरिक एसिड से एक बार और हम एक कंपाउंड पर डिस्कस कर ले यहीं पर। जैसे यहाँ पर बच्चों आपने OH देखा है, एक बार एक हम लोग पैरोक्सी लिंकेज यहाँ पर दे दें, ठीक है, यहाँ पर फिर से उसी तरह से कर देते हैं। जब पैरोक्सी लिंकेज आप देख रहे हो कितने हैं, एक पैरोक्सी लिंकेज है, आपको इसका नोमेनक्लेचर पूछा गया, भाई इसका नेम क्या होगा, बहुत आसानी से आप एक पैरोक्सी देख रहे हो, कितने हैं, मोनो वर्ड आता है एक के लिए, तो यानी आप इसका नाम आराम से लिख दो, पैरोक्सी मोनो, किससे आया था भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, बस हो गया इसका नाम। पैरोक्सी लिंकेज एक है, कितने हैं, तो एक, तो मोनो उसके लिए, तो पैरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। चलो
अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर जा रहे हैं बच्चों। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि एक वाटर को निकाल लिया था आपने, ओके, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों में इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर अब क्या है बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन को आप हटा दो, ओके, और इस दोनों ऑक्सीजन को लिंक कर दो। आपको अब यहाँ पर एक पैरोक्सी लिंकेज दिख रहा है ना, एक पैरोक्सी लिंकेज दिख रहा है। इसको आप सिंपली अगर अच्छे से लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। ध्यान से कि ये क्वेश्चन भी आपका IIT JEE, ठीक है, प्लस नीट दोनों में आया है। यहाँ अगेन आपको पैरोक्सी लिंकेज दिख रहा है। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया था, है ना। तो इसका जब नाम आप नोमेनक्लेचर करोगे तो इसका पैरोक्सो, ओके, डाइसल्फ्यूरिक एसिड 2 लिया था। ये बताता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में ही वो पैरोक्सी लिंकेज बता रहा है, ये छिपा हुआ है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड के बीच में ही आपका पैरोक्सी लिंकेज है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे कंपाउंड्स आ गए, ठीक है, तो आप आराम से पकड़ सकते हो जहाँ डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी 2 सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में वो पैरोक्सी लिंकेज है। इस तरह से आप देख सकते हो, ओके। और यहाँ पर आप देखो पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड में कोई एक ही सल्फ्यूरिक एसिड है, वहाँ पर एक ही साइड में आपका है। तो यहाँ से आप पकड़ लोगे, एक सल्फ्यूरिक में एक साइड में आप दे सकते हो। चलो भाई, ये आप देख लिए। अब हम लोग दूसरा भी देखें। यहाँ पर आप लोगों ने कई टाइप का स्ट्रक्चर्स को देखा। हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से एक बार पैरोक्सी लिंकेज लिया तो क्या बना, जब सल्फर के बीच में पैरोक्सी लिंकेज आया तो क्या बना। अब जो है बच्चों, आप ये देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको इसका पूछा जाए, अभी तक जितने भी सल्फर आए थे इसके +4 और बाकी जितने भी अभी आप लोगों ने देखा सबके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, केवल इसका यहाँ पर +4 है और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों यहाँ आप जान रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालना आपने सीखा था, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 हाईएस्ट होता है ना, और ये हाइड्रोजन का +1 होता है। इस हाइड्रोजन के कारण इस ऑक्सीजन पर -1 आया, और इस सल्फर के कारण जितना बॉन्ड उतना -1 ऑक्सीजन पर आ जाएगा। जो -1 यानी कि इसका -2 का कोटा पूरा, और सल्फर के ऊपर इसका -1 का अपोजिट +1 चल गया। अगर वही चीज यहाँ पर हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के कारण +1 का कोटा इस पर आ गया। ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर -2 ऑक्सीजन के पास, और इसका जो -2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर के पास क्या आ जाएगा, +2। अब आप देखो इस सल्फर के पास अब तक आपने कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चढ़ा दिया, 1 1 +2 यानी 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपने चढ़ा दिया। बात बची इसके बीच में। आप ऑक्सीडेशन का जब रूल पढ़ते हो तो वहाँ दिखाया जाता है कि भाई जब 2 सेम टाइप के एलिमेंट हो उसके बीच में चूंकि इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सल्फर के पास ऑलरेडी अब +4 आ चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे के सभी के कारण। ये सल्फर क्या होगा, अब ये +4 हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये सल्फर अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये जो डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, इसका ये जो है इस सल्फर के पास शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने के कारण जितने बॉन्ड उतने -1 हम लोग लेते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड है तो -1 × 2, यानी इस सल्फर के पास -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इस सल्फर के कारण इसके पास -2 का आ गया, तो इस सल्फर के पास +2। तो बच्चों अब आप इस सल्फर का आप काउंट करो। इस सल्फर के बारे में आपका क्या कहना है, यहाँ पर अगर आप काउंट करो +2 +2 दोनों कैंसिल आउट, और +1 +1 +2,
यानी इस सल्फर का आ गया आपका +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका भी +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट डज इट मीन कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड में दोनों सल्फर का +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। बच्चों एकदम ध्यान से, जितना चीज़ मैं बताया हूँ ये सारा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों ये आपके लिए आस्था, आपके सारे ऑक्सी एसिड्स हो गए जो कि आपको पूछा जाता है, जो आपके सारे सिलेबस में है, ठीक है। तो जो ये मेरा प्रयास है आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आप जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, चलो गुड लक।